नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के बयान पर नया महाभारत जो छिड़ा हुआ है। हरियाणा में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तुलना कौरवों से कर दी है। वो कौरव आप जानते हैं जो धर्म के खिलाफ थे, वो कौरव जिन्होंने पांडवों का अधिकार छीनने की कोशिश की, वो कौरव जिन्होंने पांडवों का हक मारने के लिए उनके साथ छल तक किया। लेकिन राहुल गांधी संघ को कौरव क्यों बता रहे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो खुद को धर्म के साथ रहने वाला संगठन बताता है, आरएसएस तो खुद को देश के लिए मर मिटने वाला संगठन बताता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही संगठन जिससे देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी निकली हुई है, जिसके स्वयंसेवक बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं। आरएसएस वही संगठन जिसके कुछ नेता पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ भी तो कर चुके हैं ना। लेकिन बावजूद इसके आरएसएस से राहुल गांधी को बैर क्यों? राहुल की लड़ाई आरएसएस से है या बीजेपी से? बीजेपी के बदले संघ पर बार बार राहुल गांधी प्रहार क्यों कर रहे हैं? इसके मायने क्या हैं? आज की हुंकार इन्हीं सवालों को लेकर। लेकिन पहले संघ पर वार और उस पर पलटवार किस रूप में हो रहा है सियासी मैदान में, जरा ये सुनिए आप। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। आरएसएस को जाने बिना उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना ये बहुत गलत है। राहुल गांधी को पहले कुछ दिन जाके आरएसएस की शाखा अटेंड करनी चाहिए। आरएसएस ने हमेशा हमारी उस तहजीब को, जो प्यार मोहब्बत गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, एक दूसरे के काम आने का जज्बा, उसके बीच में नफरतों के बीज घोले हैं। दरअसल इस तरह का बयानबाजी केवल अखबार के लिए कहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। उनके बयान पर कमेंट करने से फायदा नहीं। और आइए अब चर्चा शुरू करेंगे। मैं आपका परिचय करा देती हूँ। खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ स्टूडियो में राजकुमार भाटी साहब, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप जी के पास चलना चाहिए, क्योंकि ये समझ लेना चाहिए कि आखिरकार राहुल गांधी का आरएसएस पर वार क्यों, आरएसएस से राहुल गांधी को बैर क्यों? अखिलेश जी। देखिए, जब कोई काम करेगा कौरव की और अपेक्षा रखेगा गौरव पाने का, तो ये बात उठ के सामने आएगी। और यही काम है आरएसएस का। आरएसएस ऐसी संस्था है जो समाज में नफरत फैलाती है, समाज को बांट करके अपना लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करती है। मेरी आवाज़ इको कर रही है, कृपया इसे ठीक करा दें जी। तो ये कारण है। और देखिए, कौरव या क्यों कहा जाता है, किसी की तुलना कौरव पांडव से क्यों होती है? क्योंकि जिस चीज़ की आप अधिकारी नहीं हैं, ये या आपका हक नहीं है, उसे पाने या प्राप्त कर लेने की इच्छा रखना या पा लेना नीति विरुद्ध है। इसीलिए उसे नीति विरुद्ध कहते हुए कौरव कहा जाता है। और ये काम अखिलेश जी थोड़ा स्पेसिफिक बता पाएंगे? बीजेपी का एक मुखौटा है आरएसएस की। जरा स्पेसिफिक बता पाएंगे? आपने कहा काम कौरव के, तो एक तो सर एक दो काम बता दीजिए। आपने कहा समाज में नफरत फैलाती है, तो एक दो सर अगर घटनाएं उदाहरण दे दीजिए सर, ताकि चर्चा में आसानी हो जाए ना, वरना बड़ा जनरलाइज सा लग रहा है मामला। जी मैं बता रहा हूँ, दे रहा हूँ खूब। जी बड़ा आराम से, जनरलाइज नहीं, बहुत प्यार से बताऊंगा। तो ये जो होता है कि आप जिसको अधिकारी नहीं, अब जैसे आरएसएस के मुखौटे हैं बीजेपी, और आप कहेंगे इसका उदाहरण दीजिए।
तो बीजेपी के संगठन और सरकार में सारी पावर आरएसएस के जो लोग बैठे हैं, जो संगठन मंत्री जो बैठते हैं संगठन में या सत्ता में जो मंत्रियों के यहाँ बैठे हैं, उनके पास होती है। एक उदाहरण तो ये हो गया, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में नहीं हैं, लेकिन आप पूरी पावर आप इंजॉय करते हैं। दूसरी बात, आप लोकतंत्र में आस्था न रखते हुए चुनी हुई सरकारों को आप किडनैप करके, हाईजैक करके, पैसा, पावर और अधिकार के बल पे आप उन सरकारों के विधायकों को तोड़ मरोड़ करके, खरीद फरोख्त करके आप सरकार अपनी बना लेते हैं। और आप लोग बहस करेंगे कि आपने अपनी सरकार बचाई क्यों नहीं, विधायक अपने आप बचा क्यों नहीं पाए। मैं उस बहस तो पे जा ही नहीं इसी रही तरह हूँ से आज। मैं तो अगर उस बहस हर पे कोई जा ही नहीं रही हूँ आप अखिलेश ये जी। भी- मैं तो गौरव भाटिया नहीं, के पास नहीं, चर्चा को आपने लेकर चल रही उदाहरण- हूँ। मुझे नहीं, बात तो रखने देना। आपने जो अरे उदाहरण मैं दिया तो बात सर, तो पूरी आपकी रखने बात देना। से मैं बस तो- मैं इतना समझ आपने- पा रही हूँ कि वो जो पहले आप लोग आरोप लगाते थे कि साहब सिर्फ 2 लोग हैं जो देश चला रहे हैं, 2 ही लोग हैं जो देश चला रहे हैं, मतलब अब आप उन आरोपों से बीजेपी को मुक्त कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस है साहब, सारे कंट्रोल आरएसएस के हाथ में है और काम ये कौरवों वाला आप इसको गिना रहे हैं कि हक नहीं है, अधिकार नहीं है, बावजूद इसके वो कर रहे हैं। गौरव जी आइए, अब आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि आखिरकार राहुल गांधी ने आरएसएस को कौरव आपको अपने के हिसाब साथ से तुलना क्यों व्याख्या किया? कर लेने का अधिकार है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, आइए गौरव भाटिया। अरे वो तो उनको भी चला रहे हैं, रोमाना जो 2 जी, हैं। मैंने बड़े ध्यान से सुना, शांत करा लीजिए। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिनको खुद नहीं पता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। राहुल गांधी का बयान तो आ जाता है, राहुल गांधी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके नेता लग जाते हैं उसको बताने में कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस खुद को मुस्लिम पार्टी बताती थी, संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस हेडक्वार्टर में हुआ, पूर्व गृह मंत्री ने भी ये बात कही। आज इनको कम से कम तपस्वी याद आ रहे हैं, इनको पता चल रहा है कि पांडव क्या है, महाभारत क्या है। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है, जो शिवराज पाटिल जी हैं जिन्होंने कहा था कि भगवान कृष्ण ने जिहाद करना सिखाया है, तो राहुल गांधी किस पांडव, किस महाभारत, किस भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, किस कौरव की बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है ये जो महाभारत पढ़ी है, ये शिवराज पाटिल और सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम ने राहुल गांधी को पढ़ाई है। दूसरी बात, आरएसएस की बात करते हैं। आरएसएस की जो विचारधारा है ना रोमाना जी, मैं समझता हूं वो दिखाती है कैसे संवाद में विश्वास होना चाहिए, और इसके विपरीत ये लोग कहते हैं कि भारत को जोड़ने निकले हैं। भारत अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा, उसको ये लोग क्या जोड़ेंगे। लेकिन हाँ, इनके अंदर नफरत इतनी भरी है कि देखिए, आप याद करिए, वो एक निक्कर में आग लगाई थी, जनता ने कांग्रेस पार्टी में आग लगा दी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो फसल है जो हर कोई जानता है केवल और केवल नफरत फैलाती है। और आरएसएस ने प्रणब मुखर्जी जी जो भारत रत्न हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको संवाद के लिए आरएसएस हेडक्वार्टर बुलाया। रुमाना जी याद करिए, तो एक संगठन संवाद में विश्वास करता है, भले ही विचारों में मेल ना हो। दूसरी तरफ आज बात कर रहे हैं, कौरव से तुलना कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, ये अपने आप में एक विरोधाभास है। तीसरी बात मैं जो उठाना चाहता हूं, ठीक है सर, खुद को तपस्वी कौन बुलाता है आप बताइए रोमाना जी? कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से तपस्वी बुलाया गया, और मैं बताना चाहता हूं ये तपस्वी आधुनिक युग का कैसा है, जिसको हम दुर्योधन भी बुला सकते हैं। ये तपस्वी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, ये वंशवाद की उपज है। और तपस्वी का काम तब करना होता है, एक सांसद का काम तब क्या है, पार्लियामेंट जाना। राहुल गांधी की अटेंडेंस जो है विंटर सेशन 2022 में शून्य रही। मतलब आप राजकोष से वेतन तो लेंगे रोमाना जी, जो आप अलग अलग सवाल उठा रहे हैं उसका विस्तार से आगे मैं अखिलेश जी से जवाब ले लूंगी। और इस पे प्रमुख बात यह कि भारत जोड़ो यात्रा
इस भारत जोड़ो यात्रा में खुद कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि साहब बीजेपी के लोग भी बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी के इलाकों से भी हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, हम सुन रहे हैं किस तरीके से वीएचपी और बाकी संगठनों से जुड़े लोग भी राहुल गांधी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो फिर इस भारत जोड़ो यात्रा में क्या राहुल गांधी के मन में आरएसएस के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि वो भी आकर जुड़े? इस पर आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिएगा अखिलेश जी, लेकिन उससे पहले जो दो मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, राजकुमार भाटी जी, आपको क्या मंशा नजर आती है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जिसमें वो सबको जोड़ने की बात करते हैं उसमें वो आरएसएस को अलग थलग कर निशाना साधते हैं? नहीं, देखिए रोमाना जी, एक तो ये राहुल गांधी के बयान पर तो कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेंगे और उसका बचाव करना है, समर्थन करना है, क्या करना वो करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कौरव से मतलब है खलनायक। इस देश में, देश की संस्कृति में, इतिहास में दो बड़े खलनायक माने जाते हैं, रावण और दुर्योधन। दुर्योधन कौरव थे। तो इसी तरह जो समालोचक हैं, जो राजनीति पर पैनी नज़र रखते हैं, जो राजनीति को समझते हैं, वो आरएसएस को भी इस देश में खलनायक की दृष्टि से देखते हैं। अब तक ये इस बात तो स्पष्ट होगी कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का ही संगठन है, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आरएसएस भी खुलेआम कई बार कह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं कि हम तो स्वयंसेवक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बुराइयों के लिए तो आरएसएस को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लेकिन कोई जिम्मेदारी वो लेंगे नहीं। अभी जो गौरव भाटिया बहुत कह रहे थे कि वो अपने आप को तपस्वी कह रहे हैं, ये तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि मैं तो फकीर हूं, और बीजेपी के एक प्रवक्ता ने चैनल पर कहा था कि मोदी देश का बाप है, और एक प्रवक्ता ने कहा कि मोदी तो भगवान है, मोदी तो इस देश का उद्धार करने के लिए अवतार लिया है उन्होंने। तो ये तो आप ज्यादा करते हो ये चीजें, तो जो खुद को महिमा मंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ज्यादा करती है। लेकिन आरएसएस के बारे में इतना कहा जा सकता है कि जिस तरह रावण के 10 सिर थे, आरएसएस के भी 100 सिर हैं। आरएसएस के इतने संगठन हैं, कहीं बजरंग दल है, कहीं दुर्गा वाहिनी है, कहीं विश्व हिंदू परिषद है, और ये लोग समय समय पर मौका देखकर मौका परस्ती के बयान देते हैं, और जैसा मौका होता है। अब जो अभी एक साध्वी जो सांसद भी हैं, साध्वी प्रज्ञा, वो जो बयान दे रही है कि हिंदू छुरे पहना के अपने घरों में रखें, और जिनसे सब्जी अच्छी कटेगी उनसे गर्दन और सिर भी अच्छे कटेंगे। तो क्या ये आरएसएस की सोच नहीं है? क्या वो साध्वी प्रज्ञा आरएसएस से जुड़ी हुई नहीं है? क्या वो बीजेपी की सांसद नहीं है? सर, या एक सांसद, ठीक है, आपने जो पॉइंट रखा, मुझे लगता है शिवम को आना चाहिए। मेरा सवाल दरअसल यही है, अब जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी, तो भाई साध्वी प्रज्ञा जो है वो तो बीजेपी की सांसद हुई ना, तो सीधे आइए और बीजेपी की आलोचना कीजिए। आप तो नेता हैं, राजनीति में हैं, खुद एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो नेता हैं वो घुमा फिरा कर वो संगठन जो कहता है साहब हमें राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हाँ हम देश के चरित्र निर्माण के लिए सांस्कृतिक संगठन के तौर पर आइए सर, केवल 2 वाक्य बोलना चाहता आ रही हूं सर, मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि हम भाई एक देश का चरित्र निर्माण और सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, और हम सुनते आए हैं किस तरीके से हाल के दिनों में भी मोहन भागवत जो है संघ प्रमुख, उनकी तरफ से सबको साथ लेकर चलने की बात कही गई है। यहां तक कि अलग अलग धर्मों के बीच जिस तरीके से एक जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, उसको वो पाटने की बात करते हैं, फिर भी आरएसएस जो है वो नेताओं के निशाने पर क्यों? शिवम, आपका आकलन क्या है? मैं 2 वाक्य केवल बोलना चाहता हूं। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि आलोचना राजनीतिक पार्टियों की होनी चाहिए, लेकिन क्या आरएसएस का संगठन नहीं है भारतीय जनता पार्टी? क्या बीजेपी के सारे फैसले नागपुर में नहीं होते? कौन अध्यक्ष बनेगा, किसको टिकट मिलेंगे, क्या एजेंडा होगा? तो आरएसएस क्यों बचती है अपनी जिम्मेदारी से? वो सीधे सीधे कहे नहीं हम राजनीति करते हैं। सर वही बात जो अभी मैंने जो बात कही थी, पर्दे के पीछे से रोमाना जी चलाना ज्यादा खतरनाक होता है। आप लोग तय कर लीजिए ना सर कि कौन चला रहा है। जब सहूलियत होगी तो आप लोग कहते हैं कि सारा कंट्रोल जो है वो 2 लोगों के हाथ में है, तब आप निशाने पर वो 2 लोग भी आरएसएस के ले लेते हैं, और अभी सहूलियत के हिसाब से आप पूरा कमांड जो है वो आरएसएस के हाथ में थमा रहे हैं सर। फिर आप कहते हैं कि इन 2 लोगों ने आरएसएस को भी किनारे लगा दिया है। आरएसएस की मर्जी के बिना वो 2 लोग भी कुछ नहीं कर सकते। आइए शिवम, पूरी कमांड आरएसएस की होती है। सर सुन लेते हैं जी। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि हां आरएसएस कौरव हैं। अगर जो आपको बार बार कच्चा पहनने की बात को कमेंट करते हैं, अगर वो पहनकर बाढ़ग्रस्त एरिया में जाकर लोगों को बचाना कौरव होना है तो आरएसएस कौरव हैं। अगर सूखाग्रस्त एरिया में लोगों को जाकर संघ के लोग मदद करते हैं और इसका मतलब कौरव होना है तो संघ कौरव है। अगर कहीं पर भी कोई भी आपदा आती है उसमें संघ के कार्यकर्ता सबसे पहले खड़े होते हैं और इसको आप कौरव होना कहते हैं तो हां वो कौरव हैं। अगर
कहीं पर भी परेशानी आती है, अगर कहीं पर भी दिक्कतें होती हैं, अगर उनके 200 से ज्यादा संगठन हैं जो इस देश में सेवा भाव से काम करते हैं और हर जगह काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के काम करते हैं, और आप उनको 200 सर बताते हैं और इसको कौरव होना कहते हैं, तो हां वो कौरव हैं, लेकिन ये अच्छाई के कौरव हैं। ऐसे कौरव नहीं है जो आप हैं आज के जमाने में, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाम पर, देश की बेहतरी करने के नाम पर, आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे होने के नाम पर, अपने परिवार पर लाखों करोड़ कमाने और बनाने के नाम पर ये सब करते हैं। वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर अगर संघ को कोई प्रमुख है तो वो उस परिवार में कोई दूसरा प्रमुख हो जाएगा, फिर उसी से तीसरा हो जाएगा, फिर उसी से चौथा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। 1946-47 के ऊपर एक A.N. बाली प्रोफेसर है, उन्होंने एक किताब लिखी है। उन्होंने कहा था कि सियालकोट में पार्टीशन के समय, जिस समय इस देश के महिलाएं, हिंदू और बच्चे फंसे हुए थे, वहां पर संघ की 8 शाखाएं होती थी। संघ का सबसे प्रोमिनेंट रोल रहा। उन्होंने बहुत लंबी राइटिंग उसके बारे में लिखी है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा है, और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा है। मुझे लगता है कि जो कौरव कहने वाले हैं उनसे पूछ लेते, मेरे ख्याल से वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है ना, कि किस तरीके से पंडित नेहरू ने आरएसएस को गणतंत्र दिवस परेड में बुलाया था, कैसे चीन युद्ध में आरएसएस के सामाजिक कामों की वजह से उनको न्योता दिया गया था, सराहना की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध पर चर्चा के लिए संघ को न्योता दिया, और तत्कालीन संघ प्रमुख जो थे गोवलकर साहब, वो पहुंचे, उन्होंने उस बैठक में शिरकत की। तो ये इतिहास अपनी जगह, लेकिन सवाल फिर वही कि आज की राजनीति में जिस तरीके से सहूलियत के लिहाज से आरएसएस को लाया जाता है, उस पर निशाना साधा जाता है, और फिर जब जरूरत नहीं होती तो ये यहां तक कह दिया जाता है कि साहब आरएसएस की तो चल नहीं रही है, आरएसएस को तो किनारे लगा दिया गया है। इस वजह से वारिस पठान साहब, AIMIM के इस वक्त हमारे साथ नेता जुड़ गए हैं इस चर्चा में। वारिस साहब, बहुत स्वागत आपका ABP न्यूज की इस चर्चा में। मैं ये समझना चाह रही हूं सर कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जब चल रहे हैं तो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन अलग करते हैं वो आरएसएस को, निशाना साधते हैं वो आरएसएस पर। इसके पीछे क्या मंशा आपको नजर आती है सर? अब देखिए, राहुल गांधी ने कहा पांडवों के बारे में, कौरवों के बारे में, वो क्या थे वो तो राहुल गांधी उसका स्पष्टीकरण देंगे, उनकी सोच जो है वो बताएंगे। मैं तो बताऊंगा आरएसएस तो वही है ना जो हमारे संविधान को नहीं मानते, जो डॉक्टर हमको बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था। ये तो गोवलकर और सावरकर के मानने वाले संविधान के लोग हैं। ये आरएसएस वही है ना गौरव भाटिया जिसने 52 साल तक हमारे तिरंगे का अपमान किया, नागपुर के अपने हेडक्वार्टर पर अपना तिरंगा नहीं लहराया। ये आरएसएस कहाँ था जब देश की आज़ादी की लड़ाई चली जा रही थी? ये लोग तो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे ना। जिस वक्त हम देश की आज़ादी में अपनी जानें गंवा रहे थे, हमारे बुजुर्ग देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें गंवा रहे थे ताकि हमारा भारत देश आज़ाद हो, उस वक्त तो उन्होंने कोई हिस्सा ही नहीं लिया था। और आज आरएसएस ही तो पूरा चला रहा है देश। नागपुर के हेडक्वार्टर से तो सारे फरमान आ रहे। अब इन्हीं के जो सर संचालक है मोहन भगवत क्या बोलते हैं, कभी बोलते हैं सबका डीएनए एक है, पूरे देशवासियों का डीएनए एक है, कभी कुछ और बोलते हैं। तो आरएसएस की बात अब क्या करेंगे बताइए ना। पहले तो सबसे पहले आरएसएस को देश के संविधान को मानना चाहिए। जो संविधान हमको सिखाता है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस की जो बात करता है उस संविधान को पहले माने, उसके बाद में बात करें। मगर नहीं, संविधान को ये नहीं मानेंगे, ये सावरकर वाली बात मानेंगे। और यही तो थे ना जो नथुराम गोडसे के, जिन्होंने हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया, वही नथुराम गोडसे जो हमारे देश का सबसे पहला आतंकवादी था। आज आप आरएसएस की बातें कर रहे हो। आरएसएस के बारे में तो मैं 3 घंटे तक लिख के बैठ सकता हूँ रुमाना जी, बहुत लंबी चौड़ी बहस कर सकते हैं हमको। मगर आज बताना ये सवाल भी है कि बताओ ना आरएसएस ने देश के योगदान में क्या हिस्सा दिया है, देश की आजादी में क्या काम किया है, क्या योगदान किया है। ये सवाल का जवाब तो बनता है ना। बताइए गौरव भाटिया। बिल्कुल बनता है। गौरव भाटिया नहीं, हमारे साथ स्टूडियो में ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी आ गए। और क्योंकि आपने इतने इतिहास के पन्ने पलट दिए हैं, आप जो है वो इतने पीछे चले गए हैं, तो मुझे लगता है कि प्रोफेसर साहब की अब जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर आरएसएस पर निशाना साधा है उन्होंने, जमकर उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधा है। तो संघ को करीब से जानते हैं प्रोफेसर संगीत रागी। प्रोफेसर संगीत रागी जो है वो बेहतर तरीके से करीब से संघ को समझते हैं, जानते हैं। मेरे ख्याल से वो जवाब दे दें सर, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। आइए प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए, संघ का एक सूत्र वाक्य था, जहां जहां हिंदू कमजोर हुआ है, जब जब हिंदू कमजोर हुआ है, वो हिस्सा इस देश से बाहर चला गया है। एक समय था, यदि हम पाणिनि काल के पाणिनि काल के भारत को देखें तो हमारी सीमाएं अफगानिस्तान ही नहीं ईरान तक जाती थी, और इधर में असम से आगे तक जाती थी। वो सिमट करके धीरे धीरे हिंदू कमजोर हुआ, टूट गया। इसलिए हिंदू समाज का संगठन और उसमें राष्ट्र भाव भरना, उनका संगठन करना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य रहा है व्यक्ति निर्माण के दौरान। अब आते हैं मूलतः इनकी बातों का मैं जवाब देने के लायक भी नहीं समझता हूँ। जरा मुद्दों पर आते हैं।
राहुल गांधी को मुझे लगता है कोई ना कोई गलत तरीके से उनको कोई गलत सोच पैदा दे रहा है, उनको गलत तरीके से गाइड कर रहा है। इसका कारण मैं बताता हूं। जिन जिन पार्टियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध किया वो राजनीति के हाशिए पर चले गए हैं। एक भी पॉलिटिकल पार्टी आप मुझे बताइए जिसने वामपंथी सबसे ज्यादा आरएसएस से लड़ते थे, आज उनकी हैसियत कहाँ है, वो कहाँ पर आकर के टिके हुए हैं, आपको सब मालूम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल मुद्दा है, मूल बात है भारत में राष्ट्रवाद को किस प्रकार से मजबूत बनाना, ताकतवर बनाना। राष्ट्रवाद ही उसकी सोच है, राष्ट्रवाद ही उसकी आत्मा है। और जो लोग इसके खिलाफ जाते हैं, अब राहुल गांधी रोज गाली दे रहे हैं, अब उसका नतीजा क्या होता है कि जो बूढ़े से बूढ़ा और बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी जिसने हाफ पैंट कहीं कोने में दुबक गया था, अपनी उम्र के कारण वो बेचारा नहीं आ रहा था, वह भी राहुल गांधी की देख करके उसकी प्रतिक्रिया में अगले दिन वो संघ की शाखा में आ जाता है। तो राहुल गांधी तो हमारे लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपके लिए तो क्या सिखा रहे हो? एक मिनट सर, एक एक करके आपने, लेकिन यहाँ जो एक बड़ी बात कह दी है ना बहुत ही हल्के से अंदाज में, मुझे लगता है अखिलेश जी के पास मैं उस सवाल के जवाब के लिए जरूर चलूंगी इस वक्त। अखिलेश जी, आपने गौर किया होगा सर, प्रोफेसर संगीत रागी ने कहा है कि आरएसएस का अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो एक तरीके से आप भूल जाइए कि आप देश की सत्ता में आ सकते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बात को? इसमें कितनी सत्यता आप मानते हैं सर? नहीं है हमें कोई, एक मिनट उन्हें बोलने दीजिए। एक अहंकारी से हमें इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं है। अहंकारी इस तरह की अहंकार बोल रहा है और अहंकारी से हम जो है प्लीज बीच में नहीं, अहंकारी से इससे ज्यादा मैं अपेक्षा नहीं कर सकता हूँ। 70 सालों में पहली बार बीजेपी अपने दम पे सत्ता में आई है और बीजेपी आरएसएस तो सिर्फ सत्ता के साथ रही है। इनका बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ जितना आरएसएस वाले नहीं जानते हैं। अगर किसी दिन बहस रखिए तो एक कौन सी पुस्तक पढ़े? सन 42 में 41 में लखनऊ में हिंदू महासभा की बैठक हुई थी कार्यकारिणी की, और उसमें जो है ये जो आपके सावरकर साहब अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने, उन्होंने बोला था, मैंने तभी पढ़ा भी था कि हमें देखो अपने हमारी कोई आइडियोलॉजी विचारधारा नहीं है, हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है और लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें सत्ता चाहिए, सत्ता जिसकी भी हो। देखो कितने अच्छी तरीके से हम बंगाल में अपनी सरकार चला रहे हैं। लक्ष्य आरएसएस क्यों बना था? आरएसएस क्यों बना था? आरएसएस सावरकर समग्र 10 वॉल्यूम है प्रभात प्रकाशन से, जरा पढ़िएगा उसको। अरे पहले सुन तो लीजिए, पढ़िएगा। अरे लक्ष्य, अरे सुनिए मुझको मत बताइए। राहुल गांधी भी नहीं पढ़ते हैं। बीच में नहीं रोमाना जी, बीच में नहीं सलाह सिर्फ दे रहा हूं, थोड़ा आरएसएस क्यों बना था? आरएसएस क्यों बना था? 3 लोगों ने आरएसएस बनाई थी, मुंजे और ये सावरकर और एक और थे। सावरकर के भाई की संस्था दी गई थी। आरएसएस बना क्यों था? क्यों एक मिलिट्री एकेडमी बनाई गई थी? प्लीज रुकिए, अरे रुकिए, बीच में नहीं भाई, इतने अज्ञानता को भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, अभी की देन हो सकती है। प्रोफेसर साहब ऐसे बीच में टोकन टोकी मत कीजिए ना, बोलने दीजिए, दर्शक सुन रहे हैं सर, उसके बाद आप दोबारा आ जाइएगा। अखिलेश जी को उनकी बात तो रखने दीजिए ना। आइए अखिलेश जी, प्लीज अपनी बात रखिए। सुनिए रोमाना जी जिस दिन आरएसएस की स्थापना हुई थी उस दिन मिलिट्री एकेडमी की भी नागपुर में स्थापना हुई थी, जहां पे स्वयंसेवक लोग जाके ट्रेनिंग लेते हैं। तो क्यों जरूरत पड़ी थी? क्यों बनाया गया था? क्यों इनके हेड जो हैं वो पासिंग आउट परेड आर्मी की तरह से लेते हैं? ठीक है, क्या इस देश को मिलिशिया बनाने के लिए नहीं की गई थी? ठीक है सर, ठीक है। क्या लक्ष्य था? ठीक है सर, मैं अब गौरव भाटिया का रुख कर लेती हूँ। एक मिनट सर, प्लीज गौरव भाटिया भी इंतजार कर रहे हैं ना, मैं बीच में आपको लेकर आई थी प्रोफेसर संगीत रागी, जरा सा गौरव भाटिया के पास करने दीजिए। प्लीज सर करिए अपनी बात जल्दी से सर, रोमाना जी बात पूरी कर लीजिए। 10 सेकंड नहीं, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा, ये सिर्फ बांट करके लोगों में द्वेष भर पैदा करके आप महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित करते हैं। आप एक वर्ग विशेष या किसी और जो आपसे असहमत है, चाहे वो भले हिंदू हो,
आप उसको कहते हैं तुम मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो, आतंकी हो, खालिस्तानी हो, कहते हो कि नहीं कहते हो? जो आपसे सहमत नहीं है, लोकतंत्र तो असहमतियों का सहमति है ना, मत मुंडे मुंडे मते भिन्ना। लोकतंत्र यही है कि हम सब लोग असहमत होते हुए भी सहमत हैं, यही लोकतंत्र है। लेकिन जो आपसे असहमत है, आरएसएस की विचारधारा ये कि फिर आप मेरे नहीं हैं। आपके यहाँ अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन गुजरात चुनाव जीते थे तो क्या कहा था, जो न्यूट्रल हैं वो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये आपकी आइडियोलॉजी है। लेकिन पूरी गौरव भाटिया का रुख कर गौरव जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक जिस तरीके से ये चर्चा बढ़ी है उससे बिल्कुल अलग मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि क्या ये मामला जो नजर आ रहा है उससे बिल्कुल फर्क है? क्योंकि आज बीजेपी मतलब मोदी हो गया है और आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ भी कहेंगे तो फिर उसका राजनीतिक खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। क्या इस वजह से आरएसएस एक पंचिंग बैग के तौर पर सामने रखा जाता है विपक्ष की तरफ से और उस पर हमले बचा जाए ताकि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने से? गौरव भाटिया, रोमाना जी, बस मैं देख रहा था कि आप इतना समय देती हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, वो उसका सदुपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। और देखिए, विरोधाभास जैसे राहुल गांधी की बातों में है वैसे यहाँ पे प्रवक्ता महोदय की भी बातों में है। मैं आपको 3 चीजें बताता हूं। एक सवाल, मेरी ये गुजारिश है, विनती है, आप एंकर हैं, ये आपका क्षेत्र अधिकार है, पूछिएगा कांग्रेस के प्रवक्ता से जब मेरी बात पूरी हो जाए। आप मुझे ये बताइए, हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश का मैनिफेस्टो इनका देखिएगा। इन्होंने महंगाई की बात करी, भारत जोड़ो यात्रा में भी महंगाई एक बड़ा मुद्दा है रोमाना जी। हिमाचल प्रदेश में डीजल पे वैट 3 रुपए बढ़ाया है कल। मैं पूछना चाहता हूं, महंगाई के मुद्दे पे भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हिमाचल की जनता पे 3 रुपए जब वैट डीजल पे और लगाते हैं तो वो महंगाई कम करने के लिए है। इनका मैनिफेस्टो कहता था हम दाम नहीं बदलेंगे, बढ़ाएंगे नहीं वैट। दूसरी बात, आप देखती हैं भारत जोड़ो यात्रा में बेरोजगारी मुद्दा बताते हैं। देखिए, मैं परसों का CMI डेटा है मेरे पास, लेटेस्ट है। आपको मालूम है राजस्थान में बेरोजगारी दर कितनी है? 28.5, झारखंड में 18% और राष्ट्र की बेरोजगारी दर है 8.2। मैं पूछना चाहता हूं, ये अपने आप को तपस्वी कहने वाले बेरोजगारी और महंगाई पे मैंने 2 सवाल पूछे, यहां अखिलेश प्रताप सिंह जी बता दे, क्योंकि राहुल गांधी बताएंगे नहीं। तीसरी बात मैं बताता हूं आपको, देखिए सपा की तरफ से कटाक्ष किया जा रहा था 10 सर। मैं इतना ही कहूंगा, समाजवादी पार्टी की साइकिल जो मुखिया चलाते हैं, सर से मस्तिष्क से सोचा जाता है। समाजवादी पार्टी की दिक्कत यह है, इनका धड़ तो है केतु की तरह, लेकिन सर है ही नहीं, इसीलिए सोचते नहीं है। मनीष अग्रवाल महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करने के लिए जेल की सलाखों के पीछे है और नरेंद्र मोदी जी को कह रहे थे फकीर है, तपस्वी है। मैं आपको बताता हूं क्यों है। रोमाना जी, ठीक है, जी जी जी, रखिए अपनी बात, रखिए रोमाना जी, मैंने अपनी बारी का इंतजार किया। झूठ मत बोलो, लेकिन झूठ बोलोगे तो टोके जाओगे। ठीक है, मैं आपके पास आ जाऊंगी, मैं उनको बात रखने दीजिए। आइए गौरव भाटिया। धन्यवाद रोमाना जी। मैं आपको बताता हूं देश की जनता क्यों नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करती है, उनको आशीर्वाद देती है। आपको मालूम है PM केयर्स फंड, कोविड का संकट आया, प्रधानमंत्री जी ने अपनी निजी जो उनके सेविंग थी उससे डोनेशन दिया। उन्होंने आर्मी के लिए डोनेशन दिया, उन्होंने भव्य राम मंदिर बन रहा है उसमें डोनेशन दिया। मैं पूछना चाहता हूं, 15 करोड़ की निजी संपत्ति राहुल गांधी की है, कितना डोनेशन उन्होंने PM केयर फंड में जनता के लिए दिया है, कितना डोनेशन उन्होंने हमारी सेना के लिए दिया है और कितना डोनेशन उन्होंने भव्य राम मंदिर के लिए दिया है। इसीलिए उनको ढोंगी हिंदू और चुनावी हिंदू कहा जाता है। अब हिमाचल प्रदेश वाला जो प्रश्न मैंने पूछा है वो कांग्रेस से जरूर पूछिएगा, तब मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ जो मुश्किल प्रश्न है वो पूछा जा रहा है। लेकिन ये दान वाली जो बात कर रहे हैं ना सर, फिर पलट कर अगर वो बताने लग जाएंगे तो कहीं आप ही लोग ये मत कहने लग जाएगा कि दान का दिखावा कर रहे हैं साहब, दान देते हैं, उसके बारे में बताया तो नहीं जाता है। लेकिन क्योंकि आपने राजकुमार भाटी जी को लेकर भी यहाँ पर, समाजवादी पार्टी को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं, मैं चर्चा आगे बढ़ा रही हूँ, राजकुमार भाटी जी के पास आ रही हूँ, आऊंगी फिर अखिलेश जी आपके पास। राजकुमार भाटी जी, मेरा सवाल वही जो मैंने गौरव भाटिया से पूछा था,
आप बताइए मुझे, क्या यही विपक्ष की मजबूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला मतलब चुनाव में नुकसान, इसीलिए क्या पंचिंग बैग या सॉफ्ट टारगेट आरएसएस है कि आरएसएस पर निशाना साध लो? देखिए, ये सवाल ही अप्रासंगिक है। लोकतंत्र में हमला तो सत्ता पर ही होगा, ठीक है, और सत्ता से जुड़े संगठनों पर होगा, तो ये तो स्वाभाविक है और ये हमें अधिकार है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन दो बातें डॉक्टर संगीत रागी ने की, मैं उन पर जरूर बोलना चाहूंगा कि एक तो उन्होंने कहा कि हिंदू कमजोर हुए। मैं मानता हूं हिंदू कमजोर हुआ, लेकिन हिंदू किस वजह से कमजोर हुआ? आरएसएस की नीतियों की वजह से। जो आरएसएस वर्ण व्यवस्था में विश्वास करती है, जो आरएसएस मनुस्मृति को देश का संविधान बनाना चाहती है, उस जाति व्यवस्था की वजह से जो 80% लोगों का शोषण हुआ, उनके साथ भेदभाव हुआ ना, गुलाम बना के रखा गया, उनकी वजह से हिंदू धर्म कमजोर हुआ है, किन्हीं बाहरी शक्तियों की वजह से हिंदू धर्म कमजोर नहीं हुआ है। अगर इस देश में हिंदू को मजबूत करना है और देश को मजबूत करना है तो आरएसएस जैसे संगठनों को बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रोफेसर संगीत रागी से जवाब लेते हैं सर, क्योंकि आपने तो यहाँ पर फैसला सुना दिया कि आरएसएस के वर्ण व्यवस्था की वजह से ये जो हिंदू समाज है वो कमजोर हो रहा है। आइए, बिल्कुल वर्ण व्यवस्था के पक्ष में तो गांधी जी भी थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कम से कम मनुस्मृति को के बारे में इस प्रकार की धारणा तो बिल्कुल ही नहीं रखता। देखिए मनुस्मृति, प्लीज एक मिनट, देखिए मुझे बहुत कम समय दिया, देखिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, हमको बोलने नहीं। जब भारत में संविधान लागू हुआ था, आरएसएस के मुखपत्र में, ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा था आरएसएस ने कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। ठीक है, अब ये लिखा था या नहीं लिखा था, आप बताइए। अब जवाब ले लीजिए और शांति से। 30 नवंबर 1950 के ऑर्गेनाइजर में आरएसएस के प्रमुख ने लेख लिखा था या नहीं लिखा था? अपनी बात, क्या हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए? सर जवाब, झूठ क्या बोलते हैं आप? हिम्मत तो करिए अपनी बचाव करने का। बोलने तो दीजिए ना उनको, तभी तो बचाव करेंगे। वो तो कह रहे हैं ऐसा मानते नहीं। आइए प्रोफेसर रागी। देखिए, दो बातें मैं कहना चाहता हूं, बस दो बातें। ये जो हम गुलाम बने, आप देखिएगा कि जहाँ जहाँ क्रिश्चियनिटी गई तो इसका मतलब कि पूरा यूरोप के अंदर सामाजिक व्यवस्था हमसे बदतर थी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी गई तो वहाँ सबको लपेट करके सबको क्रिश्चियनाइज कर लिया। इस्लाम जहाँ जहाँ फैला, यानी अरब वर्ल्ड जहाँ गया, सेंट्रल एशिया में गया, अफ्रीका के अंदर गया, हमसे उनकी ज़्यादा व्यवस्था खराब थी, सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि उनको तो वो पीट पाट करके सबको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। आप मानिए, भारत एक अकेला देश है जहां 1000 साल के बावजूद भी इसका इस्लामीकरण नहीं पूरा हो सका, और क्रिश्चियनिटी रेंगते हुए भी 2% पर अटक करके रह गई, 1.5% पर अटक करके रह गई। तो आप भारत की सामाजिक व्यवस्था को बिल्कुल आप गाली देना है, आप देते रहिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी ये नहीं कहा है कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर और मनुस्मृति के आधार पर संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर कहा है और हमेशा कहा है। जहां झंडे का भी सवाल था तो आपको जानकारी में दे दूं कि डॉक्टर अंबेडकर के सामने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य गए थे कि भगवा झंडा होना चाहिए, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं जब दिल्ली आऊंगा तो दिल्ली एयरपोर्ट पर तुम हमें ब्लैक झंडा दिखाना, काले झंडे दिखाना, हम तुम्हारी इस बात की पुरजोर सिफारिश करेंगे, लेकिन हम जानते हैं नेहरू ऐसा नहीं करने देंगे। तो ये बात इतिहास के पन्नों में बहुत दर्द अंकित है। आप बेतुका आलाप रखते हैं, चूंकि इसलिए ऐसा करते हैं लेकिन सर सवाल तो ये पूछा जाएगा ना कि जब एक बार देश और संविधान ने स्वीकार कर लिया था उस तिरंगे को, फिर उसे अपने मुख्यालय पर फहराने में इतने साल का इंतजार किया। लेकिन मैं जल्दी से आ रही हूँ आपके पास, शिवम का जल्दी से एक रुख कर लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर मुझे लगता है चर्चा को वापस आज के दौर की राजनीति पर लाना होगा सर, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत की दुकान कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर महाभारत को लेकर घमासान है, और वो भी राजनीतिक महाभारत। शिवम, कौन कौरव कौन पांडव? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो झंडे वाली बात कही, मैं उस पर बस सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जब नवीन जिंदल गए कोर्ट में, उसके बाद से ही निजी संस्थानों पर झंडा फहराने को लेकर एक मैंडेट आया, उसके बाद ही लोगों ने कहा। एक छोटी सी बात एक और कही, बहुत शानदार, जो मेरे मित्र बैठे हैं यहाँ पर AIMIM से, उन्होंने कहा कि हम लड़ रहे थे आजादी की जंग, और ये संघ वाले कहां थे? 15 अगस्त 26 27 नवंबर 1946 को कोई रोक नहीं थी। हैदराबाद के बराबर में एक गांव है जैनमपल्ली, वहां पर निजाम की फौज जाती है, रजाकार जाते हैं, और वहां पर जो महिलाएं, हिंदू बच्चे बच्चियां होते हैं, उनको बिना कपड़ों के भगाते हैं, उनको मारते हैं, बलात्कार करते हैं, और तमाम चीजें करने के बाद, और उसके गांव के जितने भी युवक होते हैं उनको जान से मार देते हैं। ये इतिहास में दर्ज है।
और उसके बाद इस देश की खिलाफत करने के बाद, इस आजादी की खिलाफत करने के बाद आज 2022 में वो बैठकर ये कह रहे हैं हम भी तो लड़े देश के लिए। मतलब आयरनी डाइड 1000 डेथ्स, रियली आप लड़े इस देश के लिए। और आपने जो कहा ये कि कौन कौरव और कौन पांडव, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, जो इस देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखता हो, 370 हटाता हो, तमाम तरह की बात करता हो, वो इस देश का पांडव। जो इस देश में एक झंडे की बात करता हो, वो इस देश का पांडव। जो इस देश में सबको इकट्ठा रहने की बात करता हो, कोई भी वेलफेयर स्कीम किसी भी बिना भेदभाव के देता हो, वो पांडव। जो इस देश को कहता हो कि इस देश की सेना पिटती है, वो कौरव। जो ये कहता हो कि इस देश का, मैं तपस्वी हूं जी और पुजारियों का देश नहीं है, वो इस देश का कौरव। और एक और चीज कहना चाहता हूं, जो इस देश को बार बार तोड़ने की बात करता हो, विखंडित करने की बात करता हो, वो कौरव है, कौरव था और कौरव रहेगा। और अंत में जो परिवारवाद को लेकर चल रहा है, वो भी सारे कौरव, जो दुर्योधन से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर तो आपने किसी को छोड़ा ही नहीं, अब तो आपने किसी को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि सारे राजनीतिक दलों में परिवारवाद जिस तरीके से भरा पड़ा है, ये तो किसी से छिपा ही नहीं है। मतलब आपने तो पूरी राजनीति वालों को जितने देता है सबको कौरव बना दिया। ठीक है, मैं जल्दी से लेकिन वारिस पठान का यहाँ पर रुक करूंगी, उसके बाद आ रही हूँ अखिलेश सर आपके पास। वारिस पठान जी, जो बात यहाँ पर शिवम कहकर चले गए कि साहब ये कैसे कह सकते हैं, इनका क्या योगदान है। वारिस पठान साहब, वो उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाने का काम AIMIM और आप लोग कर रहे हैं और निशाना RSS पर साध रहे हैं सर। रोमाना जी, मुझे तो लगा आप मुझे भूल ही गए पैनलिस्टों के चक्कर में। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आइए प्लीज अपनी बात रखिए। बता रहा है उसको आप भूल गए, तो जरा इसका सत्य सुनने की ताकत रखिए। बिल्कुल अब रखेंगे। गौरव भाटिया, कुर्सी की पेटी बांध दो, मौसम बदलने वाला है। अभी आपने बात किया बीजेपी के मैनिफेस्टो की, तो अब सुनिए मैनिफेस्टो में क्या चल रहा है आज। अरे तुम्हारा लेटेस्ट मैनिफेस्टो वाला नहीं है बेटा, प्रेजेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं मैं। सुनिए कर्नाटका का बीजेपी के प्रेसिडेंट ने क्या कहा, बीजेपी के मैनिफेस्टो में किस तरह चुनाव का बिगुल बजा दिया। अब रास्ते की, डेवलपमेंट की, विकास की कोई बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे लव जिहाद की। लव जिहाद के नाम पे बीजेपी को वोट मिलेगा और लव जिहाद के नाम पे हम देश को आगे लेके जाएंगे। बराबर है। चलिए, अमित शाह ने क्या कहा, हम राम मंदिर का निर्माण कंप्लीट कर देंगे, यानी डेवलपमेंट विकास की वहां भी बात नहीं। तीसरा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा, अपने अपने घरों में सब्जी तरकारी काटने वाली छुरी को तेज करके रखो, दुश्मन की गर्दन काटने में काम आएगी। वहां भी विकास की बात नहीं। तो मेरे फाजिल दोस्त गौरव भाटिया, भाजपा के बड़े प्रवक्ता हो, आप तो बड़े लॉयर भी हो, देश के अंदर जो बेरोजगार युवा बोल रहा है मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, उसके बारे में क्या करेंगे। पेट्रोल डीजल गैस के भाव जो आसमान को छू रहे हैं, उसके बारे में क्या करेंगे। डॉलर के बनिस्बत रुपया खत्म हो जा रहा है, उसके बारे में क्या करेंगे। आज लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, उसके बारे में क्या करेंगे। तो सारी चीजें जो सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, जिसमें सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, उससे माइंड भटकाने के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो डाल दिया। तो अब क्या सिर्फ मंदिर पे, लव जिहाद पे, जो आपने अटैक किए हैं, लव जिहाद, राम मंदिर, भड़काऊ बयान, अब जवाब ले लीजिए गौरव भाटिया का। फिर अखिलेश जी के पास आ रही हूँ अपने सवाल के साथ। जल्दी से आइए गौरव भाटिया साहब, इनके सवालों का जवाब दे दीजिए। जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं सर, ऐसे मत कीजिए। आ रही हूँ आपके पास अखिलेश सर। अरे जाने दे यार, क्या करना है अखिलेश सर, ऐसे नाराजगी नहीं सर, संयम के साथ सर। इतने हमले हुए हैं गौरव भाटिया पर, उन्हें जवाब देने दीजिए, फिर आपके पास आ रही हूं। 20 बार टोकोगे। अरे सर, सबके पास बारी बारी आ रही हूँ, प्लीज आइए गौरव भाटिया। गौरव भाटिया बोलिए, आप बोलिए। धन्यवाद। देखिए, इस बार मुस्लिमीन पार्टी, जिनके नाम में मुस्लिमीन आता है, उनकी पेटी कहाँ पे है उसका खुलासा करता हूँ। क्यों पेटी करी, मैं रोमाना जी सोचने लगा। मेरे दोस्त हैं वारिस भाई, इन्होंने एक बार बोल दिया था गणपति बप्पा मोरया, और उसके बाद ये गायब हो गए थे, 1-1.5 साल आए नहीं टीवी डिबेट में। तो अब पार्टी जब इनको डिबेट पे भेजती है तो एक पेटी लगा देती है कुर्सी पे। अगर आप कैमरा नीचा करेंगे तो पेटी लगी होगी कि ये भाग ना जाए। लेकिन असलियत क्या है, ये लोग संविधान की बात करते हैं। मैं केवल पूछना चाहता हूं, संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन ये लोग विरोध करते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, इनके नाम में मुस्लिमीन है। अनुच्छेद 370 जो कि स्थायी नहीं था, टेम्पररी वर्ड का इस्तेमाल था, उसको हटाया नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने किया विरोध। तो संविधान की बात कम से कम आप ना किया करो।
दूसरी बात मैं समाजवादी पार्टी पे आता हूँ। देखिए समाजवादी पार्टी पर बात पे आइएगा। सर मैंने मौका आपको दिया था वारिस पठान के आरोपों पर जवाब देने के लिए। अखिलेश जी इंतजार कर रहे हैं, दोबारा आपके पास आऊंगी सर। मैं अखिलेश जी का रुख कर रही हूँ। अखिलेश सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि साहब धर्म राजनीति में कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेरती रही है, ये कहते हुए कि साहब आ रही हूँ सर, पूछने दीजिए ना, मुझे जो मेरे मन में सवाल है वो तो पूछने दीजिए। वो सवाल कांग्रेस पार्टी ये पत्रकार को पूछना है, राजनीति जो है पत्रकार को पूछना है, बेरोजगारी राजस्थान में ज्यादा क्यों है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, भारत जोड़ो यात्रा में अभी तक राहुल गांधी ये कह रहे थे कि हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं समाज को जिस तरीके से बांटा जा रहा है उसके खिलाफ, जो नफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ, आर्थिक मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, आर्थिक सवालों को लेकर हम एक चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। ऐसे में अब क्या मजबूरी कि भारत जोड़ो यात्रा में सर ये धर्म की एंट्री हो गई है, महाभारत, कौरव पांडव, तपस्वी, पुजारी सब लाने पड़ रहे हैं, क्या है सर? ये कहीं ऐसा तो नहीं भारत जोड़ो यात्रा डीरेल हो गई है? चलिए जब भारत जोड़ो की बात होगी तो जो भारत तोड़ने वाले हैं, जो विचारधारा भारत तोड़ने वाली है, जो भारत तोड़ने में आस्था रखते हैं, उनका जिक्र तो करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी बताया गया कि आरएसएस के दो मुख्य लक्ष्य हैं, राष्ट्रवाद और हिमाचल प्रदेश में सुविधा के राष्ट्रवादी हैं और सुविधा के हिंदू हैं। बीच में नहीं, प्लीज। ठीक है, और ये अपनी बात रखिए जी। राष्ट्रवाद और हिंदू, और अफसोस सुनिए, और बार बार बताया गया कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। अब देखिए ये कैसे सुविधा के हिंदू हैं। मुस्लिम लीग के साथ सरकारें इन्होंने बनाई जो इस देश का बंटवारा चाहते थे, और ये भी हालांकि चाहते थे। सबसे पहले 2 नेशनल थ्योरी यही लाए थे 2023 में अहमदाबाद में इनके आका। सर दिक्कत तो वही है ना सर, अब आपसे अगर सवाल पूछो तो आप भी सर चले जाते हैं इतिहास के पन्ने पलटते हुए। मुस्लिम लीग के साथ किसने सरकार बनाई सर? फिर कहां फर्क रह जाता है सर? जब बीजेपी से कुछ पूछो तो वो चले जाते हैं नेहरू के जमाने में सर। तो आरएसएस कौरव या गौरव, इसी को लेकर ये जोरदार चर्चा जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। अखिलेश जी, जहां पर ब्रेक लिया था, चर्चा रोकी थी, जो गौरव भाटिया का सवाल था कि हिमाचल में सरकार बनती है, सरकार वैट बढ़ाती है, महंगाई कम करने का कांग्रेस का वादा, आपके राज में तो महंगाई बढ़ रही है हिमाचल में, इसीलिए अब भारत जोड़ो यात्रा में सर पांडव, कौरव, तपस्वी, पुजारी सबकी एंट्री हो रही है। जब ये थक गए झूठ बोल करके, रोजाना बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखिए किस तरह से अफवाह फैलाता, कट पेस्ट फोटो साफ करता है। इसी से भारत को बचाना है, ऐसे लोगों से भारत को बचाना है। इन्हीं की सरकार ने अभी पूरा तो आप खजाना खाली करके गए हैं का हिमाचल का, इतना बैकलॉग छोड़ गए हैं पैसे का। और इन्हीं की सरकार के आंकड़े हैं कि जो ग्रोथ रेट है, जो ग्रोथ रूट है 2021-22 का ग्रोथ रेट में उत्तर प्रदेश 4 पॉइंट है, 4% है। उत्तर प्रदेश बीच में क्यों इनको ला दिया भाई? ट्यूशन कहाँ लिए राहुल गांधी से? सुन लो भैया एबीपी न्यूज, क्योंकि ये जो अभी भारत के राज्यों का विकास दर घोषित किया है भारत की सरकार ने, जिसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, राजस्थान नंबर 2 पे है। फर्स्ट 5 में कोई बीजेपी स्टेट नहीं है। उत्तर प्रदेश का ग्रोथ तो रेट सिर्फ अपनी सहूलियत से अपने राज्य दिखा रहे हैं। गौरव भाटिया अपनी सहूलियत से अपने राज्य दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये गौरव भाटिया, ये आरएसएस पर जिस तरीके का सीरियल प्रहार, क्या ये कांग्रेस के लिए कारगर हथियार साबित होने वाला है? आपका आकलन क्या है गौरव भाटिया? देखिए रोमाना जी, पहले तो एबीपी के माध्यम से पूरे देश को पता चल जाए, राहुल गांधी ट्यूटोरियल सेंटर में जो प्रवक्ता की ट्रेनिंग होती है, झूठ कौन बोलता है। हिमाचल प्रदेश सरकार का नोटिफिकेशन है, वैट 3 रुपए डीजल पे बढ़ाया है, झूठ नंबर 1। दूसरा, आपने कहा कि अपने अपने हिसाब से आंकड़े बताते हैं, नहीं। सीएमआई डेटा जो मैं हाथ पे रखे हूं, मैंने बताया कि राजस्थान में 28.5 बेरोजगारी, क्योंकि रोजगार के मामले में कांग्रेस वाले जो राज्य हैं वो काफी खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं अभी जिस तरीके से वो बता रहे थे ग्रोथ रेट के मामले में जो बीजेपी वाले राज्य हैं वो खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने इस लिहाज में कहा, ग्रोथ रेट में सबसे अच्छा कौन कर रहा है जी? वो आंध्र का जिक्र बता रहे हैं, वो आंध्र का नाम ले रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे नहीं पता वो 5 में कोई बीजेपी राज्य है ही नहीं है। बता रहे हैं या नहीं? सुनिए,
शांत हो जाइए। वो नहीं आपको पता होगा, वो आपको नहीं पता होगा। चलिए ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर राजनीति का ये महाभारत, कौन कौरव कौन पांडव, जनता की अदालत में जब फैसले की घड़ी आएगी तो जनता ही इस पर मोहर लगाकर तय करेगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए। फौरन लौट रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।